नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर ओरिएंटेड एक्ट की। क्योंकि बहुत सारी जगह, चाहे वो कंपनीज में हो चाहे कंपनी के बाहर हो, बहुत सारी बिल्डिंग्स और उसके रिलेटेड कुछ कंस्ट्रक्शन वहां पे बनते रहते हैं। और ये जो कंस्ट्रक्शंस बनते हैं उसके लिए, और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वहां पे जो काम करते हैं उसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया था 1996 में, जिसका नाम है द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1996। तो ये क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पे बिल्डिंग और उसके रिलेटेड कुछ जो कंस्ट्रक्शंस होंगे, वो कंस्ट्रक्शंस पे जो भी वर्कर्स यहाँ पे काम करते होंगे उसके रिलेटेड ये रेगुलेशंस है। और उसमें एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, उसमें अलग अलग सर्विस की कंडीशंस क्या होती है, उसके बारे में ये एक्ट बताता है। तो इस एक्ट में 11 चैप्टर्स है, 11 चैप्टर है और 64 सेक्शंस है। तो सबसे पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, यानी कि इनिशियल लेवल पे या फिर उसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये क्लियरली शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट एंड अप्लाई एप्लीकेशंस के बारे में बताता है। यानी कि ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है और इसका नाम जो है अभी हमने बताया था, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1996। ये जो एक्ट था ये स्टार्ट हुआ है 1 मार्च 1996 से। और जो भी एम्प्लॉइज ये कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग ओरिएंटेड जहां पे काम करते हैं, तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 10 से वर्कर अगर ज्यादा नंबर में होते हैं तो मिनिमम 10 या उससे अगर ज्यादा यहाँ पे काम करते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, तो उस कंस्ट्रक्शंस के यहाँ पे ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स 1996 लागू होगा। और जो भी वर्कर्स होते हैं वो वर्कर्स नॉर्मली 11 महीने 12 महीने का पीरियड या कम से कम 3 महीने से ज्यादा का पीरियड, इसके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, तो उनके लिए ये लागू होगा। तो इसमें ये अलग अलग डेफिनेशंस दी गई है। जैसे यहाँ पे अगर आप डेफिनेशंस चेक करेंगे, इसमें 14 डेफिनेशंस दी गई है। जैसे है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर अगर आप देखेंगे तो बेनिफिशियरीज, यानी कि जो वर्कर कंस्ट्रक्शन है या फिर जो बिल्डिंग वर्कर्स हम जिसको कहते हैं, ये बेनिफिशियरीज हो गए। यहाँ पे बोर्ड ये वर्डिंग यूज किया जाता है, तो इसमें नॉर्मली बोर्ड का मीनिंग है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। तो वेलफेयर फैसिलिटीज देने के बारे में जो भी बोर्ड यहाँ पे होता है उसको जनरली हम इस एक्ट में बोर्ड कहेंगे। जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो इसमें एग्जैक्टली क्या क्या आता है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आ सकती है, कुछ बिल्डिंग में अल्टरेशन यानी कि कुछ चेंजेस करने हैं वो एक्टिविटी भी आ सकती है, कहीं जगह रिपेयर का या फिर मेंटेनेंस का काम हो सकता है, कहीं पे बिल्डिंग का डिमोलिशन हो सकता है, कहीं जगह एम्बैंकमेंट या फिर नेविगेशन वर्क हो सकता है, कहीं जगह जो फ्लड कंट्रोल वर्क सिस्टम है वो हो सकता है, या फिर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज वर्क हो सकता है, कहीं जगह जनरेशन या ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहा, तो पावर या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर यहाँ पे कोई जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है तो वो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर आ सकता है। कहीं जगह रिलेटेड वाटर वर्क्स आ सकता है, जैसे कि अगर कोई चैनल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थ्रू, या फिर कहीं पे ऑयल एंड गैस इंस्टॉलेशन हो सकता है, कहीं पे इलेक्ट्रिक लाइंस या फिर वायरलेस कहीं पे इंस्टॉलेशन होगा, कहीं पे रेडियो या टेलीविजन रिलेटेड या फिर टेलीफोन रिलेटेड, टेलीग्राफ ओरिएंटेड या फिर ओवरसीज का कुछ कम्युनिकेशन अगर डिवाइसेस इंस्टॉलेशन, ऐसे अगर कोई एक्टिविटी होती है तो वो भी कंस्ट्रक्शन के अंडर आती है। या फिर कोई डैम का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कहीं पे कैनल का हो सकता है, कहीं पे रिजर्वायर्स या फिर वाटर कोर्सेस या फिर टनल्स, ब्रिजेस या फिर वायडक्ट्स या फिर एक्वाडक्ट्स, पाइपलाइंस, टावर्स या फिर कूलिंग टावर, फिर ट्रांसमिशन टावर्स, ये जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं
ये सभी कंस्ट्रक्शन वर्क में डिफाइन की जाती है। और फिर इसके ओरिएंटेड जो भी वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं उनको हम बिल्डिंग वर्कर कहते हैं, और यही उसके बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात करेंगे तो उसमें भी अलग अलग वर्कर हो सकते हैं, जैसे कि स्किल्ड हो सकते हैं, सेमी स्किल्ड हो सकते हैं, अनस्किल्ड हो सकते हैं, मैनुअल या फिर सुपरवाइजरी लेवल के, या फिर टेक्निकल, या फिर क्लरिकल वर्क लेवल पे, या फिर मैनेजरियल या फिर इंस्पेक्टर टाइप में हो सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे उनके काम हो सकते हैं, जॉब प्रोफाइल हो सकते हैं, लेकिन ये सभी बिल्डिंग वर्कर के डेफिनेशन में आ जाएंगे। यहाँ पे एक चीफ इंस्पेक्टर एक अलग पर्सन हो सकता है जो ओवरऑल बिल्डिंग या जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उस एक्टिविटी को इंस्पेक्ट करता होगा और कंट्रोल करता होगा। इसमें कॉन्ट्रैक्टर भी आ सकते हैं, कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी आ सकते हैं। तो जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम, इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे अलग से कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, या फिर कोई अगर वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट या फिर पाइपलाइन प्लम्बिंग का काम होता है तो वो शायद दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, या फिर फायर एंड सेफ्टी ओरिएंटेड अगर कुछ काम होता है तो शायद उसके लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे काम करते होंगे उनको जनरली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ही डिफाइन किया है, और उसके अंदर जो भी पर्सन्स आएंगे वो सभी वर्कर्स यहाँ पे बिल्डिंग वर्कर या कंस्ट्रक्शन वर्कर उनके काम करेंगे। इसमें एक डायरेक्टर जनरल भी होता है, जो है होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये सेक्शन 42 में ये डिफाइन किया है कि इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। और फिर कुछ एम्प्लॉयर्स भी होते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि अगर कोई जो भी ओनर, एक ही सिंगल ओनर हो सकता है, या फिर मल्टीपल ओनर, या फिर कंपनी हो सकती है, या फिर पार्टनरशिप हो सकती है, तो वो जो भी पर्सन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे उनको ओनर या एम्प्लॉयर कहा जाता है। तो इन्हीं का मेन ओवरऑल कंट्रोल होता है, जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है यही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो भी यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं या फिर बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, ये इंस्टॉलेशन होगा। फंडिंग या फिर नोटिफिकेशन, प्रिस्क्रिप्शंस या फिर वेजेस, ये सभी बातें जो जनरल हम वर्डिंग यूज करते हैं उसी हिसाब से डिफाइन की गई। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस है चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेन फोकस है एडवाइजरी कमेटी का और एक्सपर्ट कमेटी का। यानी कि यहाँ पे एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी हो सकती है, यहाँ पे एक स्टेट एडवाइजरी कमेटी हो सकती है, और उसके अलावा भी यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी भी यहाँ पे हो सकती है। तो अगर हम सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी की बात करेंगे तो ये ऑब्वियसली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये यहाँ पे अपॉइंटमेंट करेंगे अलग अलग मेंबर्स में। और उसमें अगर आप देखेंगे तो जो चेयरमैन होता है वो चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा, जिसको हम नॉर्मली चेयरपर्सन भी कहते हैं। तो ये चेयरपर्सन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। और फिर बाकी के अदर मेंबर्स यहाँ पे कुछ जो 3 मेंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं वो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उसमें से अगर 2 इलेक्टेड हो सकते हैं, और एक जो है आप काउंसिल ऑफ स्टेट का भी मेंबर ले सकते हैं। तो ये 3 मेंबर यहाँ पे, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट मेंबर। उसके अलावा डायरेक्टर जनरल यहाँ पे होगा, जो हमने इसके पहले भी अलग अलग एक्ट में बात कही थी, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हो सकता है। और उसके अलावा अदर मेंबर्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो अदर मेंबर्स जो है वो अलग अलग एरियाज के एक्सपर्टाइज हो सकते हैं, लेकिन उसका जो नंबर है वो यहाँ पे क्लियरली बता दिया है कि कम से कम 9 मेंबर और ज्यादा से ज्यादा 13 मेंबर यहाँ पे होने चाहिए। तो अदर मेंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 9 to 13 मेंबर्स में ही वो होने चाहिए, 9 से कम भी नहीं होने चाहिए और 13 से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। तो इसमें भी अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉमिनेशन के हिसाब से या फिर उसके रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से वहां पे एम्प्लॉयर भी मेंबर हो सकता है, बिल्डिंग वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हो सकता है, एसोसिएशन का मेंबर हो सकता है, या फिर आर्किटेक्ट का, या फिर इंजीनियर्स, या फिर एक्सीडेंट इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस ओरिएंटेड अगर रिप्रेजेंटेटिव होता है तो वो, या फिर इसमें अगर कोई स्पेसिफिक अगर आपको लगता है कि एक्सपर्टाइज होनी चाहिए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नॉमिनेट करके वहां पे सेंट्रल एडवाइजर कमेटी यहाँ पे बना देगा। तो ये अलग अलग पर्सन्स का अलग अलग यहाँ पे ऑथोरिटीज और फंक्शंस और ड्यूटीज होगी, उस हिसाब से
सेंट्रल गवर्नमेंट ये एडवाइजरी कमेटी डिफाइन करेगा, और फिर ये सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो है उसके जो भी एडवाइसेस या सजेशंस होंगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये स्टेट एडवाइजरी कमेटी भी होती है। तो स्टेट एडवाइजरी कमेटी में भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। तो जैसे अभी हमने चेयरपर्सन की बात की, तो ये चेयरपर्सन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। उसके अलावा जो अभी हमने 2 मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं वो हो सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, वो जो मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं वहां से, और फिर उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनेटेड मेंबर होगा वो एक मेंबर यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, और फिर उसके अलावा जो चीफ इंस्पेक्टर है वो भी यहाँ पे एक मेंबर होगा जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। और जो अदर मेंबर्स है उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 to 11 मेंबर्स यहाँ पे ये लिमिटेशन दिया गया है कि इतने मेंबर्स में ही आप ये मेंबर्स बना सकते हैं। तो उसमें भी जैसे हमने सेंट्रल में देखा था उसी हिसाब से यहाँ पे एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, बिल्डिंग ऑदर वर्कर्स, या फिर एसोसिएशन या आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, एक्सीडेंट इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस, या फिर अगर कोई यहाँ पे स्पेसिफिक इंटरेस्ट लेता है या फिर एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड है तो वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे उनको नॉमिनेट करेगा। और ये टोटल स्टेट एडवाइजरी जो कमिटी है उनके एडवाइसेस, सजेशंस, उनका जो फंक्शनिंग होगा वो जो भी इसका आउटपुट आएगा वो आउटपुट यहाँ पे सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक्सपर्ट कमेटी भी होती है। तो यहाँ पे ये एक या एक से ज्यादा मेंबर यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये डिपेंड है कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे आप एक्सपर्ट कमेटी बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जो बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स में इन्वॉल्व होते होंगे, जिनका ज्यादा एक्सपीरियंस होता होगा और जहां पे उन्होंने अच्छी अच्छी अगर बातें वहां पे इम्प्लीमेंट की होगी तो ये अलग से एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पे बनाई जा सकती है। तो एक या एक से ज्यादा मेंबर यहाँ पे वो बना सकते हैं, और उसमें जो भी एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड होगा या फिर स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज या इंश्योरेंस ओरिएंटेड या एक्सीडेंट या फिर जो भी लॉज या फिर रूल्स बनाने हैं उसके लिए भी ये एक्सपर्ट कमेटी आपको अलग अलग से एडवाइसेस दे सकती है। तो ये था चैप्टर 2 जो स्पेशली कमिटीज के बारे में बात करता है, एडवाइजरी कमेटी, सेंट्रल या स्टेट या फिर एक्सपर्ट कमेटी। फिर है चैप्टर 3 जो मेन फोकस करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी, जो भी एस्टेब्लिशमेंट होगी, तो उसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रिंग ऑफिसर भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है जो सेक्शन 6 में बताया है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी होगी उसमें जो भी पब्लिश किया होगा ऑफिशियल गैजेट थ्रू या नोटिफिकेशन थ्रू, तो उसमें वो पर्सन जो भी गैजेटेड ऑफिसर होगा गवर्नमेंट का तो वो यहाँ पे रजिस्ट्रिंग ऑफिसर हो सकता है। और फिर यहाँ पे जो भी अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस की हमने बात की है, अलग अलग पावर्स या अथॉरिटीज की बात की है, उसके बेसिस पे वो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो ये रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के लिए सेक्शन 7 दिया गया है। तो इसमें आपके जो भी एस्टेब्लिशमेंट में अलग अलग जो भी एक्टिविटीज है उसका ड्यूरेशन है, उसमें काम करने वाले जो भी वर्कर्स है, उसकी फैसिलिटीज है, उसके बारे में आपको डिटेल देनी है। तो ये सब डिटेल जानकारी एम्प्लॉयर देगा कि एग्जैक्टली इसमें आपका क्या काम होने वाला है, उसमें कितने वर्कर्स काम करने वाले हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स काम करने वाले हैं, कितने दिन तक ये काम चलने वाला है, और उसके लिए हम ये पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन और एप्लीकेशंस के जो भी डिटेल्स होंगे वो आपको यहाँ पे रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास सबमिट करने होंगे, और फिर उसकी रिसीट आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि आपने ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए किया है। तो ये विदिन 60 डेज में आपको ये कंप्लीट करना है। और फिर यहाँ पे है रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। तो जैसे ही आपने ये एप्लीकेशन सबमिट किया है उसके बाद में अगर वो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को लगता है कि ये जानकारी गलत है या फिर इन्होंने जो भी बात कही है उसमें कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम्स है, और ये शायद जो भी सेक्शंस या रूल्स में जो बताई गई है उस हिसाब से ये काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है।
अगर ये रिजेक्ट होता है तो उसकी कंडीशन क्या थे, किस बेसिस पे ये रिजेक्शन हुआ है, ये भी यहाँ पे देना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि ये जो भी रिवोकेशन हुआ है, रिजेक्शन हुआ है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, ये सही नहीं है, तो आप यहाँ पर अपील भी कर सकते हैं। तो ये भी सुविधा यहाँ पे सेक्शन 9 में दी गई है। और फिर आपको ये अपील जो है ये विद इन 30 डेज अपील 30 डेज में अपील करना होगा। और फिर उसके बेसिस पे रजिस्टरिंग ऑफिसर फिर से इसका डिटेल यहाँ पे जो भी आपने एप्लीकेशन किया है उसका क्रॉस चेकिंग करेंगे और उसके बेसिस पे फिर आपको रिजल्ट देंगे। यहाँ पे अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर चालू है, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर कभी भी इसमें आपके जो सेक्शन 8 में जैसे कहा है रिवोकेशन, उस हिसाब से यहाँ पे आपके एस्टेब्लिशमेंट का रिजेक्शन यहाँ पे होगा, रिवोकेशन होगा। और ये इलीगल एस्टेब्लिशमेंट, इलीगल एक्टिविटी कंसिडर करके आपको यहाँ पे पनिशमेंट या पेनल्टी भी हो सकती है। तो ये रजिस्ट्रेशन के बारे में चैप्टर 3 है। चैप्टर 4 अगर आप देखेंगे तो इसमें बिल्डिंग वर्कर का रजिस्ट्रेशन ये बताएं। तो पहले हमने देखा था कि एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन, अभी हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग वर्कर के रजिस्ट्रेशन के बारे में। यानी कि जो हमने डेफिनेशन में बताया था कि बेनिफिशियरीज, तो बेनिफिशियरीज यानी कि बिल्डिंग वर्कर। तो ये बेनिफिशियरीज जो होते हैं उनको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, तो यहाँ पे उसके लिए एक प्रावधान दिया है सेक्शन 11 में, जो है बेनिफिशियरीज ऑफ द फंड। तो ये बिल्डिंग वर्कर जो होते हैं उनके लिए अलग से यहाँ पे बोर्ड ने फंडिंग प्रोविजन की हुई। अगर सेक्शन 12 देखेंगे तो इसमें रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, जो भी बिल्डिंग वर्कर्स होते हैं एज ए बेनिफिशियरीज। तो ऑब्वियसली है कि अगर नॉर्मली 1 साल या 1 साल से ज्यादा यहाँ पे अगर काम चल रहा है, कंटिन्यूअस काम चल रहा है, तो वो सब रजिस्टर्ड बिल्डिंग वर्कर होते हैं। और उसका अगर ड्यूरेशन कम होता है तो वो भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम जो ड्यूरेशन यहाँ पे बताया है, तो मिनिमम 90 डेज आपने कंटिन्यू यहाँ पे काम करना चाहिए। उसके बाद ही आपको ये बिल्डिंग वर्कर का रजिस्ट्रेशन आपको मिल सकता है। और फिर जो भी यहाँ पे बेनिफिट्स होंगे वो फंडिंग थ्रू आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो नॉर्मली 90 डेज, और जनरली हम अगर बात करेंगे तो 1 साल के लिए यहाँ पे जनरली कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये बिल्डिंग वर्कर्स नॉर्मली इस ड्यूरेशन में काम करते हैं। अगर रेगुलर एम्प्लॉय है, अगर इंस्पेक्टर कैटेगरी है, मैनेजर लेवल है, इंजीनियर लेवल है, आर्किटेक्ट लेवल है, तो उसके लिए यहाँ पे जो फंडिंग है या फिर जो अलग अलग प्रावधान है वो अलग से। तो हम सिर्फ बिल्डिंग वर्कर्स की अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अलग अलग फंडिंग प्रोविजन भी दिए हैं। इसमें नॉमिनल यहाँ पे सिर्फ 50 रुपीज वहां पे जो फीस रखी थी रजिस्ट्रेशन के लिए। और फिर ये फीस के बेसिस पे, एप्लीकेशन बेसिस पे अगर आप इलिजिबल है एज ए बिल्डिंग वर्कर, एज ए बेनिफिशियरी, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये बोर्ड या बोर्ड के सेक्रेटरीज या उसके जो मेंबर्स है ये यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे आप यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे बिल्डिंग वर्कर का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। यानी कि जो भी बेनिफिट्स होंगे ये आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। फिर है आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि अगर आप देखेंगे तो कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे आपका फोटोग्राफ यहाँ पे लिया जाएगा, आपकी साइन भी यहाँ पे ली जाएगी। और जहां पर भी आप काम करने वाले हैं, यानी कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो या फिर अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो, तो उसका जो ओनर या एम्प्लॉयर और उसके अंडर अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी यहाँ पे हेल्प करेगा। और फिर ये किस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम कर रहा है, इसका एक्सपीरियंस क्या है, इनका नाम क्या है, इनका फोटो कैसा है, उसका साइन, और ये किस ड्यूरेशन के लिए काम कर रहा है। यानी कि ये अभी 3 महीने के लिए काम करने वाला है, 6 महीने के लिए काम करना है, 1 साल के लिए काम करने वाला है, और ये किस डिपार्टमेंट के अंडर काम करने वाला है। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड्स में आ जाती है। तो मिनिमम बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज में ये अच्छी प्रैक्टिसेस भी होती है, उसके बैक साइड में उसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होता है, या फिर उसका जो ब्लड ग्रुप होता है, या फिर उसका एड्रेस होता है, या फिर उसका जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होगा तो उसका भी यहाँ पे नाम और नंबर होता है। तो अगर एक्सीडेंट या इमरजेंसी केसेस जब होते हैं तो उस टाइम ये आइडेंटिटी कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे काम में आती है।
फिर है सेक्शन 14 जो है सेसेशन एज अ बेनिफिशियरीज। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने बात कही थी कि अगर 90 डेज मिनिमम आपने कंटिन्यूस काम किया है, उसके बाद में आपको यहाँ पे एज ए बेनिफिशियरी काम फंडिंग मिल सकती है, बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और नॉर्मली हमने जो बात की तो 1 साल के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पीरियड होता है। लेकिन अगर आपका एज 60 ईयर्स प्लस हो जाता है तो यहाँ पे एज अ बेनिफिशियरी जो हमने पहले बात की थी वो डायरेक्टली आप एज अ फ्रेशर यहाँ पे बेनिफिशियरीज आप यहाँ पे ऐड नहीं हो सकते। तो ये भी यहाँ पे एक अपर लिमिट दिया है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शंस में और अभी आपका एज 60 ईयर्स होता है तो उसके पहले अगर आपने 3 साल के लिए ये बेनिफिट्स ले चुके हैं तो ये यहाँ पे बेनिफिट्स आपको एक्सटेंशन हो सकते हैं या फिर एडिशनली मिल सकते हैं, क्योंकि आप काम कर रहे हैं और उसके दौरान आपका एज 60 ईयर्स अगर होता है और उसके पहले अगर आपने 3 साल में ये बेनिफिट्स लिए हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। लेकिन 60 ईयर्स प्लस एज अ फ्रेश एम्प्लॉय अगर एज अ बिल्डिंग वर्कर आप यहाँ पे अगर काम करने आते हैं तो वो बेनिफिट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। उसके अलावा है 15 जो है रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियरीज। तो यहाँ पे जो भी बेनिफिशियरीज होंगे उसका एक रजिस्टर यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा और जो भी एम्प्लॉयर या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके अंडर उसके अलग अलग जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंटेन किए जाएंगे और जो भी रिस्पेक्टिव बोर्ड्स या उसके बोर्ड के सेक्रेटरीज है उनको ये यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। फिर है 16 जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर। तो यहाँ पर अगर आप बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, आपको अगर बेनिफिशियरी बनना है तो यहाँ पर हमने जो कंडीशन बताई थी तो मिनिमम 90 डेज का मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस है और मैक्सिमम 60 इयर्स का कंडीशन है। तो इसमें जो भी मंथली वेजेस होते हैं उसके बेसिस पे या फिर जो भी फीस यहाँ पे अगर हो सकती है तो वो टाइम टू टाइम वो फीस यहाँ पे लागू होगी और वो डिडक्शन ऑटोमेटिकली आपके जो भी वेजेस है उसमें से कट हो सकता है। तो ये कंट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर जाएगा गवर्नमेंट को। और जिस टाइम अगर आपका कहीं पे अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं तो यहाँ पे अलग अलग बेनिफिट्स आपको यहाँ पे उसके थ्रू मिल सकते हैं। फिर है 17 जो है इफेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर आपने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया या फिर आपने पेमेंट नहीं किया तो यहाँ पे बोर्ड या उसके जो सेक्रेटरीज है वो यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं कि आपके जो बेनिफिट्स है वो कम किए जाएंगे या फिर बेनिफिशियरी एज ए बेनिफिशियरी जो है वो आपको बेनिफिट्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो कंट्रीब्यूशन देना भी यहाँ पे जरूरी होगा। तो ये चैप्टर 4 है जो बिल्डिंग वर्कर के रजिस्ट्रेशन के ओरिएंटेड में बात करता है। फिर है चैप्टर 5 जो है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड्स। तो जो हमने डेफिनेशन में बात की थी सेक्शन 2 में कि यहाँ पे एक बोर्ड एज अ जनरल वर्डिंग आएगा तो बोर्ड का मीनिंग है यहाँ पे जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ओरिएंटेड वेलफेयर बोर्ड। तो ये वेलफेयर बोर्ड में क्या होता है तो उसके लिए सेक्शन 18 बताया है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें अलग अलग मेंबर्स कैसे होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं और फिर उसके बाद में फिर सेक्रेटरी मीटिंग्स कब होते हैं या फिर उसका फंक्शनिंग क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हर एक स्टेट गवर्नमेंट इसमें अलग अलग कुछ नोटिफिकेशन निकालेंगे, अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे लेंगे या फिर जो भी बोर्ड के मेंबर्स आपको लेने हैं उसके रिलेटेड आपको जानकारी देंगे इन पब्लिक। और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो बोर्ड की बॉडी होगी वो अलग अलग मेंबर्स को यहाँ पे सेलेक्ट करेगी। तो यहाँ पे जैसे नॉर्मली बोर्ड्स में जैसे होता है या फिर कमिटीज में होता है उसी तरह यहाँ पे चेयरपर्सन जो है वो चेयरपर्सन होगा वेलफेयर बोर्ड का। तो ये ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा क्योंकि हम एक्ट की बात कर रहे हैं। और उसके अलावा जो बाकी के मेंबर्स होते हैं तो वो मैक्सिमम 15 मेंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये 15 मेंबर्स में भी अलग अलग जो भी एक्सपर्टाइज होंगे वो अलग अलग मेंबर्स यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। और चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट का और बाकी के मेंबर्स ये रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के रिलेटेड अगर उन्होंने बात की है ये एक्सपर्टाइज यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो बिल्डिंग वर्कर को अलग अलग फैसिलिटीज क्या देनी चाहिए और उसकी फंडिंग कैसे होनी चाहिए, उसका कंट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए,
और उसमें आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, इसके रिलेटेड ये वेलफेयर बोर्ड जो है ये कॉन्स्टिट्यूट होगा और फिर उसके बेसिस पे ये अलग अलग यहाँ पे एक्टिविटीज डिफाइन करेगा। जैसे कि इसमें अगर आपने देखा होगा तो ये है मेन सेक्रेटरी और उसके अलग अलग ऑफिसर्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो जब भी बोर्ड यहाँ पे सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगा और बाकी के ऑफिसर्स को यहाँ पे अपॉइंट करेगा, तो सेक्रेटरी ये जो है ये मेनली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, तो यही मेजर डिसीजंस और मैक्सिमम काम में इन्वॉल्व होता है, तो इसीलिए इसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कहते हैं। और बाकी के जो ऑफिसर्स है उनको जनरली ऑफिसर्स या फिर बोर्ड के ऑफिसर्स कह सकते हैं। तो मेनली जब भी आपको कंट्रीब्यूशन लेना है या फिर आपको कुछ अलाउंसेस आपको पेमेंट करने हैं, तो उसके रिलेटेड डिसीजंस, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस, ये सभी सेक्रेटरी का ही मेजर काम होता है और उसके अंडर जो भी ऑफिसर्स है उनसे यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। ये बोर्ड के अलग अलग मीटिंग्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बोर्ड के जो मीटिंग्स, उसके जो मेंबर्स चेयरपर्सन के अंडर होंगे और फिर अलग अलग जो भी पॉइंट्स होंगे उसके रिलेटेड डिस्कशन, जैसे कि वेलफेयर फैसिलिटीज क्या देनी चाहिए, ये फैसिलिटीज में आपको कुछ एडिशन करना है या फिर कुछ अगर कम करना है, या फिर अगर उसके लिए जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके रिलेटेड अगर कुछ लेना है डिसीजन, तो ये अलग अलग बातें यहाँ पे डिस्कस हो सकती है, ये जो मीटिंग्स ऑफ बोर्ड्स होती है उसमें। फिर है 21 जो वैकेंसीज के बारे में बात करता है। इनकेस अगर किस मेंबर की अगर डेथ हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, या फिर किसी ने अगर रिजाइन किया है या फिर कुछ इश्यूज की वजह से यहाँ पे वैकेंसीज अगर क्रिएट होती है, जैसे कि कुछ इरेगुलेटरीज अगर प्रोसीजर किसी ने फॉलो की या फिर कहीं पे अगर सस्पेंशन अगर होता है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे वैकेंसीज यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज भी यहाँ पे बाद में फिल हो सकती है। उसके अलावा जो बोर्ड के फंक्शनिंग है, इसमें मेन जो फंक्शनिंग है वो अगर ये कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक्सीडेंट के बाद में बेनिफिशियरी को इमीडिएटली असिस्टेंट प्रोवाइड करना, ये सबसे मेन फंक्शन है बोर्ड का। फिर उसके रिलेटेड अगर कोई पेमेंट्स की अगर बात आती है या फिर रेगुलर पेमेंट्स की अगर बात आती है तो वहां पर उनको पेमेंट रेगुलर बेसिस पे देना, या फिर अगर कोई लोन यहाँ पे अगर किसी ने एप्लीकेशन किया लोन के लिए तो उनको लोन भी यहाँ पे प्रोवाइड करना, इसके लिए भी यहाँ पे ये फंक्शनिंग में आ सकता है। या फिर जो अलग अलग अमाउंट्स होती है, चाहे वो ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में हो या फिर इंडिविजुअल इंश्योरेंस के बारे में, तो ऐसे अगर कोई पेमेंट की बात आती है तो ये भी यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई और एजुकेशन, जैसे कि वहाँ पे जो बिल्डिंग वर्कर्स होते हैं उनके चिल्ड्रन का एजुकेशन हो, अगर उनके यहाँ पर भी अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है तो ये भी बोर्ड का फंक्शन होता है। या फिर अगर मेडिकल फंक्शंस, मेडिकल एक्सपेंसेस जो होते हैं, तो वो मेडिकल एक्सपेंसेस अगर प्रोवाइड करने हैं बेनिफिशियरीज को तो उनको भी ये यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है। उसके अलावा अगर फैमिलीज में अगर स्पेशली अगर यहाँ पे फीमेल बेनिफिशियरी अगर होगा तो यहाँ पे फीमेल बेनिफिशियरीज के लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर इसके अलावा भी अगर कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत होगी तो यहाँ पे बोर्ड ये तय करेगा कि यहाँ पे ये क्या क्या उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए और उसके लिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या करनी चाहिए। तो मेन आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि बोर्ड का जो मेन फंक्शन है वो एक्सीडेंट रिलेटेड फाइनेंशियल या मेडिकल असिस्टेंस देना है, या फिर अगर एक्सीडेंट नहीं है फिर भी अगर कोई मेडिकल इश्यूज है उनके रिलेटेड आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है। अगर आपके चिल्ड्रन से उनके एजुकेशन के लिए अगर बेनिफिशियरी फीमेल कैंडिडेट है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स देना, और फिर उसके अलावा अगर कोई यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे ये बेनिफिट्स पे उनको ऐड करनी चाहिए तो वो बेनिफिट्स आपके बोर्ड के मीटिंग्स में फाइनलाइज होंगे और उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। तो ये अलग अलग फंक्शनिंग है बोर्ड्स के। फिर है ग्रांट्स एंड लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसे अभी हमने फंक्शनिंग में बात की थी कि इनको लोन भी प्रोवाइड किया जाता है, तो ये डिपेंड है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन के बेसिस पे कि किसको लोन देना है और कितना लोन देना है।
तो ये ग्रांटिंग या फिर फंडिंग जो होती है या फिर लोन का पेमेंट जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा। फिर 24 में बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड और उसके एप्लीकेशन। तो यहाँ पे वेलफेयर फैसिलिटीज जो होती है उसके रिलेटेड जो फंडिंग होगी और उसके अलग अलग यहाँ पे यूटिलाइजेशन या यूजेस होंगे उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी। जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्शन 23 के बेसिस पे, जैसे यहाँ पे इन्होंने अगर जो भी ग्रांट यहाँ पे प्रोवाइड किए उसके बेसिस पे ही इसके एक्सपेंसेस तय होते हैं और फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस के बेसिस पे फिर यहाँ पे शायद उसकी कुछ सैलरीज भी हो सकती है, अलाउंसेस हो सकती है या फिर कुछ अदर रिम्यूनरेशन यहाँ पे हो सकता है, कुछ मेंबर्स का या फिर ऑफिसर्स का या फिर एम्प्लॉयज का या फिर कुछ अलग एक्सपेंसेस यहाँ पे हो सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस सॉल्व करने के लिए। तो जो भी यहाँ पे अमाउंट होगी वो यहाँ पे डिपेंड होगी कि आपको ग्रांट्स या लोन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना यहाँ पे सैंक्शन किया है, उसके बेसिस पे यहाँ पे ये फंडिंग या वेलफेयर फंडिंग की यहाँ पे बातें हो सकती है। उसके अलावा है जो बजटरी प्रोविजन है, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि बोर्ड यहाँ पे तय करेगा कि ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको कितना बजट सैंक्शन हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट थ्रू और उसका पार्टिसिपेशन कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर आप कितने कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको वहां पे एनुअली प्लान बनाना है। फिर जो भी आपने एनुअली प्लान बनाया है, जो भी आपको फंडिंग प्रोविजन की है, जो भी अलग अलग आपने सैलरीज या रेम्यूनरेशन या फिर वेलफेयर फैसिलिटीज दी है या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस या फिर लोन, जो भी आपने ओवरऑल वर्कआउट किया है, तो ये एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे बनानी है और वो गवर्नमेंट को सबमिट करनी है, बोर्ड को सबमिट करनी है कि हमने इस साल में ये हमको प्रोविजन दी गई थी, इतना बजटरी प्रोविजन सैंक्शन हुआ था और उसके बेसिस पे हमने ये अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ पे कंप्लीट की। और फिर उसके रिलेटेड ही यहाँ पे जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर होती है उसके रिलेटेड जो भी, जैसे हम नॉर्मली अगर हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इनकम कितना है आपका, यानी कि आपको ग्रांट्स और लोन्स कितने सैंक्शन हो चुके हैं, एक्सपेंडिचर्स कितना है और एक्सपेंडिचर में अलग अलग यहाँ पे पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे अभी हमने मेडिकल एक्सपेंसेस की बात की या फिर मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात की या फिर चाइल्ड के एजुकेशन की बात की या फिर एक्सीडेंटल असिस्टेंस की बात की या फिर और कोई यहाँ पे बातें हो सकती है। तो ये सभी एक्सपेंडिचर्स आपको यहाँ पे अकाउंट्स में बताने हैं और फिर यहाँ पे टोटल जो भी इनकम होगा एक्सपेंडिचर होगा उसके बेसिस पे बैलेंस कितना है उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको क्लियरली बताना है। और फिर ऑडिट होगा, ऑडिट में ये सभी जानकारी जो आपने बताई है वो क्रॉस चेक हो जाएगी और क्रॉस चेकिंग के बाद में ये ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर 5 था जो मेनली वेलफेयर बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, उसके रिलेटेड मीटिंग्स, उसके फंक्शंस और फिर यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे आपको वेलफेयर फैसिलिटीज के लिए कितना फंडिंग सैंक्शन करता है उसके बारे में। फिर है चैप्टर 6 जो है मेनली फोकस करता है आवर्स ऑफ वर्क, वेलफेयर मेजर्स, अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स। तो बिल्डिंग वर्कर्स ने कितना टाइम यहाँ पे काम करना चाहिए, फिर उसको अलग अलग वेलफेयर फैसिलिटीज क्या क्या मिलनी चाहिए, वो कैसे मिलेगी और फिर बाकी के अगर सर्विस कंडीशन जो होती है उसके बारे में यहाँ पे बातें कही। जैसे कि यहाँ पे सेक्शन 28 अगर आप देखेंगे तो ये है फिक्सिंग आवर्स फॉर नॉर्मल वर्किंग डे। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये तय करेगा कि यहाँ पे जो आवर्स ऑफ वर्क है ये कितने होने चाहिए। तो जैसे अगर हम नॉर्मली जो बात करते हैं तो यहाँ पे 7 डेज ये नॉर्मली यहाँ पे बात हो सकती है, जैसे कि बाकी कुछ इंडस्ट्रीज में 5 डेज का कल्चर होता है, लेकिन अगर हम बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन की वर्कर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एक दिन का रेस्ट यानी कि हॉलीडे होगा, बाकी के जो डेज है यहाँ पे कंटिन्यूअस काम हो सकता है। तो ये डिपेंड है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी क्या है उसके बेसिस पे ये रेस्ट पीरियड तय होगा या फिर जो भी यहाँ पे कंप्लीट टाइम होगा वर्किंग आवर्स का वो यहाँ पे तय हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इनकेस ऐसे कुछ एक्टिविटीज है जहाँ पे आपको कंटिन्यू काम करना पड़ता है विदाउट अ रेस्ट, तो यहाँ पे उनको ओवर टाइम मिल सकता है। तो यहाँ पे ये सेक्शन 29 में ये क्लियरली बताया है कि अगर आप वर्किंग आवर्स जो होते हैं उससे अगर ज्यादा काम करते हैं तो आपको ओवर टाइम भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये नॉर्मली हम जो फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से उस हिसाब से अगर बात करेंगे तो ये 8 आवर्स का
मिनिमम यहाँ पे क्राइटेरिया है जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है। और ये अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के हिसाब से अगर देखेंगे, अगर उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे काम करने की जरूरत होगी तो यहाँ पे ये 12 आवर्स तक भी जा सकता है। तो ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट आपको अलग अलग यहाँ पे जो गाइडलाइंस या नोटिफिकेशन है वो देगा, और उसके बेसिस पे ये जो वर्किंग आवर्स है वो आपके डिसाइड हो सकते हैं। तो अगर हम ओवर टाइम की बात करेंगे तो ओवर टाइम यहाँ पे जैसे नॉर्मली जो होता है कि वो डबल वेजेस होता है। जैसे जो आपको 8 घंटे के लिए आपको जो वेजेस मिलने वाले हैं वही यहाँ पे ओवर टाइम में 4 घंटे में ही आपको मिल जाएंगे। तो ये वेजेस का जनरल एक फंडा में, तो जो डबल यहाँ पे आपको रेट ऑफ वेजेस जो होंगे वो मिल सकते हैं। फिर है 30 सेक्शन जो मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर और रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं। जो भी यहाँ पे एम्प्लॉइज हुए यानी कि बिल्डिंग वर्कर्स है, तो उनके डिटेल्स, उसके रिलेटेड जो भी आपको टाइम ऑफ वर्क कितना किया है आपने, कितने डेज के लिए कितना है, और उसके बेसिस पे फिर आपको यहाँ पे क्या वेजेस मिलने चाहिए और फिर आपको कितने वेजेस मिल चुके हैं। तो ये सभी टोटल रिकॉर्ड जो है यहाँ पे आपको रजिस्टर में मेंटेन करने होंगे। तो आज की डेट में अभी हम बहुत सारी बातें यहाँ पे कंप्यूटराइज या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बेसिस पे भी कर सकते हैं, और उसके बाद में प्रिंट आउट लेके उसको ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। उसके अलावा है 31 जो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन पर्संस इन सर्टेन बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज के लिए या फिर कुछ पर्संस के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। जैसे जो डिफ पर्सन होते हैं यानी कि जिनको सुनाई नहीं देता है, अगर दोनों कानों से उनको ठीक से सुनाई नहीं देता है तो ऐसे वर्कर को यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस दिया जाता है। या फिर जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता है, जिनका विजन डिफेक्टिव है, उनको यहाँ पर परमिशन नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज एट टाइम चलती रहती है, और अलग अलग एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे अलर्ट रहना जरूरी है। आपको कंटिन्यूअसली इंस्पेक्ट करना जरूरी है, कंटिन्यूअसली आपको अलग अलग जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज के साउंड्स होते हैं उनको सुन के आपको कुछ जजमेंट लेना भी जरूरी होता है। तो इसके लिए अगर डिफेक्टिव विजन है या फिर डेफ पर्सन है तो ऐसे पर्सन्स को यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, ये 32 सेक्शंस में ऑलरेडी बताया है। तो ड्रिंकिंग वाटर के जो भी नॉर्म्स होंगे तो वो नॉर्म्स फॉलो करके आपको यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए। तो नॉर्मली अगर हम ड्रिंकिंग वाटर ओरिएंटेड बात करेंगे तो नॉर्मली IS 10500 ये फॉलो किया जाता है, और सभी वर्कर्स के लिए एडिक्वेट यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा है लैट्रिन्स और यूरिनल्स, तो ये भी यहाँ पे प्रोवाइड होने चाहिए, क्योंकि आपका 8 घंटे का या फिर 12 घंटे का अगर काम हो जाता है तो यहाँ पर ये कंपलसरी सुविधा होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये डिपेंडेंट नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होते हैं, कितने शिफ्ट में ये काम चलता है, और उसके बेसिस पे फिर ये नंबर डिसाइड किया जाएगा। फिर है एकोमोडेशन, अगर आपका यहाँ पे कंटिन्यूअस वर्क है और ये कुछ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आपको दिया जाता है, और आपका घर अगर नजदीक नहीं है तो आपको शायद एकोमोडेशन फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। तो नॉर्मली अगर हम कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड बात करेंगे तो बिल्डिंग वर्कर्स के लिए टेम्पररी लिविंग एकोमोडेशन फैसिलिटी दी जाती है, यानी कि वो परमानेंट नहीं हो सकती, क्योंकि आपका जैसे ही काम हो जाएगा उसको डिमोलिश करना है और फिर वापस दूसरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए फिर से टेम्पररी लिविंग एकोमोडेशन आपको बनाना पड़ेगा। तो ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि अगर आपको एकोमोडेशन की सुविधा नहीं है, आपका घर नजदीक नहीं है, तो आपको टेम्पररी लिविंग एकोमोडेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। और ये या फिर उसमें अलग अलग जो हमने अभी बात की है कि यहाँ पे बाथिंग फैसिलिटी या वॉशिंग फैसिलिटीज या लेबोरेटरी फैसिलिटीज जो होती है ये भी यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पर कुकिंग के लिए कुछ प्रोविजन होनी चाहिए या फिर पर्टिकुलर प्लेस होनी चाहिए, या फिर जो हमने अभी बात की वॉशिंग के लिए बाथिंग के लिए उसको यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। और जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयर जो होगा और उसकी जिस म्युनिसिपल बोर्ड के अंडर ये या फिर कॉर्पोरेशन के अंडर लैंड आती है तो उनकी भी ये ड्यूटी बन जाती है कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयर ने ये बिल्डिंग वर्कर्स को एकोमोडेशन और बाकी की फैसिलिटीज इनको दिया है नहीं।
ये भी ये क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो है क्रेचेस की फैसिलिटी, यानी कि जो फीमेल बिल्डिंग वर्कर्स होते हैं, अगर उनके बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए यहाँ पे ये फैसिलिटी होनी चाहिए। तो नॉर्मली अगर हम चिल्ड्रंस की बात करेंगे तो अगर लेस देन 6 इयर्स के अगर चिल्ड्रंस है आपके, तो यहाँ पे आपको क्रेचेस की, यानी कि जो पानागर होता है, उनकी फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलनी चाहिए। तो इसमें भी एकोमोडेशन के लिए सुविधा होनी चाहिए, या फिर वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, लाइट्स यहाँ पे प्रोवाइड करने चाहिए, सैनिटरी प्रोविजन या फिर क्लीन लाइननेस या फिर हाइजीन यहाँ पे मेंटेन करना जरूरी है। उसके अलावा जो भी यहाँ पे वुमेन्स यहाँ पे अगर होंगे तो उनकी अपॉइंटमेंट और उसके अलग से ट्रेनिंग भी उनको अलग से देनी चाहिए कि इनको कैसे संभाला जाता है। तो ये अलग अलग सुविधाएं ये क्रेचेस के अंदर भी हो सकती है अगर आप फीमेल बिल्डिंग वर्कर्स यहाँ पे ज्यादा होते हैं। उसके अलावा है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड की सुविधा, जैसे कि अगर कोई इंजरी होती है या फिर कट्स वाउंड्स जो भी इश्यूज होते हैं, उसके रिलेटेड आपको फर्स्ट एड फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करना जरूरी होता है। फिर है कैंटीन्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि आपको ये अलग अलग जो फैसिलिटीज होती है वो कैसे प्रोवाइड करनी चाहिए, उसमें फैसिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए। तो नॉर्मली अगर जो फैसिलिटीज होती है तो वो स्पेशली 200 प्लस अगर वर्कर होते हैं, इसके लिए ये इसेंशियल कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है कि आपको कैंटीन प्रोवाइड ही करना चाहिए। और फिर उसमें जो भी अलग अलग बेनिफिट्स या फिर जो फैसिलिटीज है वो कैंटीन में आपको मिलनी चाहिए। तो ये अलग अलग जो आवर्स ऑफ वर्क या फिर वेलफेयर मेजर्स या फिर जो अलग अलग सर्विस कंडीशंस है बिल्डिंग वर्कर्स की, इसके बारे में है चैप्टर 6। फिर है चैप्टर 7 जो प्योरली सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स की बात करता है। तो उसमें आपको सेफ्टी कमेटी या फिर सेफ्टी ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट यहाँ पे जरूरी होगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उसके लिए एक कंडीशन है कि आपके यहाँ पे अगर 500 या 500 प्लस बिल्डिंग वर्कर्स अगर होते हैं तो उसके लिए सेफ्टी कमेटी कंपलसरी है। और फिर ये बिल्डिंग वर्कर्स जो होते हैं उसके नंबर्स के बेसिस पे, उसके जो एक्टिविटीज हैं उसके बेसिस पे फिर ऑफिसर्स के अलग अलग यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगी। तो ये भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट आपको नोटिफिकेशन देगा कि फिलहाल सेफ्टी कमेटी और सेफ्टी ऑफिसर्स के ओरिएंटेड अभी जो लेटेस्ट यहाँ पे गाइडलाइन क्या है, और उसके बेसिस पे आपको नंबर ऑफ ऑफिसर्स यहाँ पे ज्वाइन करने होंगे, अपॉइंट करने होंगे। फिर ये सर्टेन एक्सीडेंट्स के रिलेटेड नोटिस की केस है कि जैसे ही अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर्स जो होंगे या फिर जो सेफ्टी कमेटी के जो मेंबर्स होंगे, उनको यहाँ पे ये चेक करना है कि एग्जैक्टली एक्सीडेंट कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, और सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे जहां पर जो पर्सन इंजर्ड हो चुका है उनको मेडिकल असिस्टेंट देना, ये सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे आपको काम करना है। अगर आपको लगता है कि ये अभी इंजर्ड पर्सन, या फिर अगर डॉक्टर्स ने बताया है या हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स वालों ने बताया कि ये विद इन 48 आवर्स ये कवर नहीं हो पाएगा, तो आपको इमीडिएटली ये रिपोर्टेबल एक्सीडेंट जो है वो आपको अथॉरिटीज को बताना होगा। तो यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज भी होगी और जो कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड जो मेन अथॉरिटीज या बोर्ड्स होंगे उनको भी आपको ये डिटेल कन्वे करना होगा। जैसे कि यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज में हॉस्पिटल्स होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस होता है, या फिर अगर और कोई फैसिलिटीज यहाँ पे होगी तो उनको ये अथॉरिटीज को बताना है कि यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ये एम्प्लॉयर था और यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है और इसके ये रीजंस थे और इतने नंबर्स में इंजर्ड हो चुके हैं पर्संस, और ये पर्संस का यहाँ पे ये ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये सभी डिटेल आपको यहाँ पे एक्सीडेंट्स के अंदर नोटिस थ्रू देनी होगी। फिर है सेक्शन 40 जो बात करता है पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स फॉर द सेफ्टी हेल्थ एंड बिल्डिंग वर्कर्स। तो बिल्डिंग वर्कर्स की जो भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, हेल्थ पॉइंट ऑफ आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, उसके अलग अलग इंस्पेक्शन या जो अलग अलग जॉब प्रोफाइल से उसको चेक करना है। तो उसके रिलेटेड जहां पर अगर आपको लगता है कि ये रूल्स में या ये फैसिलिटीज में या फिर ये जो नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर या नंबर ऑफ मेंबर्स, उनकी जॉब प्रोफाइल, इसमें अगर कुछ चेंज करना है तो वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इनको ये पावर दी गई है कि वो यहाँ पे जो भी एप्रोप्रिएट चेंजेस होंगे वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये
आपके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इजी एक्सेस है या नहीं, यानी कि सेफ मींस ऑफ एक्सेस है या नहीं, या फिर जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसका एग्जैक्टली प्लेस क्या है, वहां पे अलग अलग प्रोविजंस क्या दी गई है, या फिर अगर आपको लगता है कि यहाँ पे स्कैफोल्डिंग होनी चाहिए, या फिर जो लैडर्स की अच्छी प्रोविजन होनी चाहिए, या फिर अलग अलग जो हेवी व्हीकल्स है, या फिर जो क्रेन की प्रोविजन है, या फिर अगर आप हाइट पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेफ्टी बेल्ट्स या सेफ्टी हार्नेस की प्रोविजन होनी चाहिए, हार्ड हैट्स, हेलमेट्स, या फिर गम बूट्स, या फिर जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि ग्लासेस हो सकते हैं, मास्क हो सकता है, या फिर हैंड ग्लोव्स हो सकते हैं, उसके बारे में जो भी प्रोविजन हो सकती है। या फिर अगर आप यहाँ पे डिमोलिशंस एक्टिविटी करने वाले हैं तो वहां पे अगर आप एक्सप्लोसिव यूज करने वाले हैं तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर कॉम्पिटेंट पर्सन जो एक्सपर्टाइज होगा एक्सप्लोसिव रिलेटेड, तो वो पर्सन की अवेलेबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए, या फिर उसके रिलेटेड जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है उसके लिए आपके पास क्या फैसिलिटीज है, या फिर चाहे वो मेंटेनेंस का वर्क हो, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क हो, इंस्टॉलेशन का हो, इरेक्शन का हो, या फिर अलग अलग जो हेवी व्हीकल्स हम नॉर्मली यूज करते हैं यहाँ पे लोकोमोटिव्स या ट्रक्स वैगन्स, उसके रिलेटेड जो भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होती है अलग अलग कॉम्पिटेंट पर्संस की, ये अवेलेबल है या नहीं, या फिर ये फैसिलिटीज के लिए जो भी ट्रेनिंग देना जरूरी है, यहाँ पे अगर हॉइस्ट या लिफ्ट अप्लायंसेस यूज होते हैं तो उसके रिलेटेड फैसिलिटीज और उसके ट्रेन पर्संस कॉम्पिटेंट पर्संस उसकी जरूरत, या फिर अगर यहाँ पे अलग अलग डस्ट ओरिएंटेड इश्यूज है, या फिर गैसेस ओरिएंटेड इश्यूज है, वेपर्स ओरिएंटेड इश्यूज है, या फिर यहाँ पे अगर कोई ग्राइंडिंग जैसे एक्टिविटीज है, क्लीनिंग जैसे एक्टिविटीज है, स्प्रेइंग जैसे एक्टिविटीज है, तो ये सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना और उसको सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना, उसके रिलेटेड कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटमेंट करना, उसके रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे प्लानिंग करना, और उसके रिलेटेड जो भी यहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हो सकते हैं या फिर प्रिकॉशनरी कुछ इक्विपमेंट्स हो सकते हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे सुविधा देना, ये बहुत सारी बातें यहाँ पे हो सकती है जो गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे तय करेगी कि इसमें चेंजेस क्या लाने चाहिए, और ये सभी पावर्स यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दी गई है। चाहे फिर यहाँ पे अगर फायर हजार्ड्स ओरिएंटेड बात हो, या फिर यहाँ पे अगर कोई लिफ्टिंग मैकेनिज्म ओरिएंटेड बात हो, या फिर सेफ ट्रांसपोर्टेशन की बात में हो, या फिर अगर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अगर वाटर बॉडीज के आसपास होती है तो वहां पे ड्राउनिंग की केसेस हो सकती है, या फिर यहाँ पे जो वर्कर है वो डूब सकते हैं, तो उसके लिए फिर क्या प्रोविजन है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स ओरिएंटेड क्या प्रोविजन है, या फिर अगर आपको कहा जाता है कि सेफ्टी नेट, सेफ्टी शीट्स या सेफ्टी बेल्ट्स प्रोवाइड करनी चाहिए, तो वो यहाँ पे प्रोवाइड हो चुके हैं या नहीं, या फिर उसको इंस्पेक्ट कैसे करने चाहिए, या फिर उसको मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, ऐसी बहुत सारी बातें जो है सेफ्टी और हेल्थ के ओरिएंटेड है। तो आपके हेल्थ के ओरिएंटेड जैसे यहाँ पे डस्ट का इश्यू हो सकता है, नॉइज का इश्यू हो सकता है, या फिर डायरेक्ट सनलाइट में आप काम कर रहे हैं, या फिर हाइट पे काम कर रहे हैं, ये बहुत सारे ऐसी लिफ्टिंग मैकेनिज्म की बातें हैं। तो ये सभी बातों के लिए आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है ये यहाँ पे बहुत सारी बातें तय कर सकता है सेक्शन 40 के अंडर। फिर है सेक्शन 41 जो हमने अभी सेफ्टी मेजर्स की बात की है, सेफ्टी रूल्स की बात की है, बहुत सारी बातों यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए उसकी बात की है। तो इसका फ्रेमिंग जो है ये मॉडल रूल ये यहाँ पे बनाना चाहिए, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगा। तो जो भी यहाँ पे मॉडल रूल बनेगा उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे फाइनलाइज करेगा और अलग अलग गवर्नमेंट्स के लिए वो लागू कर सकता है। तो ये थी सेफ्टी एंड हेल्थ ओरिएंटेड कुछ बातें चैप्टर 7 में। चैप्टर 8 है इंस्पेक्टिंग स्टाफ के बारे में। तो यहाँ पर जैसे हमने बात की है कि बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एक्टिविटीज होती है, जैसे कि यहाँ पे रॉ मटेरियल अनलोडिंग होता है तो उसमें हेवी व्हीकल्स आते हैं, या फिर जहाँ पे ये अनलोड करना पड़ता है तो वहाँ पे एग्जैक्टली स्पेस कितनी है, स्पेस की रिक्वायरमेंट क्या है, ये एक्चुअली कुछ जगह यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस ओरिएंटेड जो मेटल्स होते हैं यानी कि कुछ रॉड्स होते हैं तो उसकी लेंथ की वजह से यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटीज अलग होनी चाहिए, या फिर अगर सीमेंट के बैग्स है या फिर सैंड है या फिर क्रश्ड यहाँ पे स्टोन्स है उसके अलग से यहाँ पे स्टोरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, लोडिंग अनलोडिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो फ्लोर वाइज या फिर जो अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग काम चलता है तो ये अलग अलग जो भी बातें चल रही है उसका इंस्पेक्शन करना जरूरी है।
और इसीलिए यहाँ पे सेक्शन 42 में बताया है कि आपको डायरेक्टर जनरल, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर यहाँ पे अपॉइंट करने होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ये क्लियर कट इंडिकेशंस है, क्लियर कट गाइडलाइंस है। आपको गैजेटेड ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट यहाँ पे होने चाहिए, डीजी की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए ओवरऑल इंस्पेक्शन के लिए, और जो भी लोकल इंस्पेक्शन होनी चाहिए उसके रिलेटेड भी यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अलग अलग यहाँ पे मेंबर्स अलग अलग लेवल पे अपॉइंट कर सकते हैं, और हर एक की यहाँ पे ड्यूटी होगी कि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, सेफ्टी एंड हेल्थ ओरिएंटेड, वेलफेयर फैसिलिटीज ओरिएंटेड यहाँ पे ठीक से चल रही है या नहीं, इसके बारे में ये जानकारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दे देंगे। फिर ये 43 जो अभी हमने इंस्पेक्टर्स की बात की, तो अलग अलग इंस्पेक्टर्स की अलग अलग यहाँ पे पावर्स हो सकती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यही पावर है कि ये इंस्पेक्टर कभी भी कोई भी साइट पे यहाँ पे जा सकते हैं और अलग अलग जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए बताया गया है, या फिर अलग अलग जो सेफ्टी मेजर्स के लिए बात कही गई है, या फिर हेल्थ प्रोस्पेक्टिव अलग अलग बातें कही गई है, या फिर अलग अलग जो टेम्पररी एकोमोडेशन या वेलफेयर फैसिलिटीज के बारे में बात की गई है, तो किसी भी पर्सन से ये इंटरेक्ट कर सकते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, यहाँ पे ये इंस्पेक्शन कर सकते हैं और यहाँ पे क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं कि ये सभी फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की गई है कि नहीं। फिर अलग अलग जो रजिस्टर्ड वर्कर होते हैं उसके रिलेटेड उनके डेज या ड्यूरेशन होता है, या फिर जो भी वेजेस होते हैं उसकी जानकारी, उसके अलग अलग रजिस्टर ये यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि इन्होंने ये अलग अलग वेजेस टाइम टू टाइम दिए हैं या नहीं, या फिर जो भी हमने बात कही है जैसे कि ओवर टाइम के लिए आपको डबल रेट में मिल जाएगा, तो उन्होंने कितना काम किया है, उनको कितना यहाँ पे रेट मिला है, और उसके अलग अलग रजिस्टर्स यहाँ पे मेंटेन किए हैं या नहीं। अगर कोई यहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के बारे में रिकॉर्ड्स उन्होंने मेंटेन किया है कि नहीं, अथॉरिटीज को ये बात कही गई कि नहीं, या फिर जो भी मेडिकल आपको यहाँ पे असिस्टेंट मिलना चाहिए वो मिला है या नहीं। ये बहुत सारी बातें यहाँ पे ये कभी भी किसी भी वक्त कोई भी साइट पे चेक कर सकते हैं, यही मेन पावर है इंस्पेक्टर की। तो ये इंस्पेक्टिंग स्टाफ के बारे में था चैप्टर 8। फिर चैप्टर 9 जो है स्पेशल प्रोविजंस के बारे में। तो जो एम्प्लॉयर्स है उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमने पहले ही कही है, तो जो भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको एम्प्लॉयर्स की ही ड्यूटी है। उसके अलावा जो अभी हमने इंस्पेक्शन की बात की थी, तो इंस्पेक्टर्स या फिर चीफ इंस्पेक्टर या फिर जो डीजी बेसिस पे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वो अपॉइंट करेंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर साइट पे आपको सुपरविजन के लिए आपको सुपरवाइजर्स या जो भी इंचार्ज होगा, प्रोजेक्ट का इंचार्ज होगा, उनकी अपॉइंटमेंट करना भी जरूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी जीरो एक्सीडेंट का मेन मोटिव होता है किसी भी साइट का या किसी भी इंडस्ट्री का, तो उस हिसाब से आपको एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स, नेसेसरी ट्रेनिंग्स, नेसेसरी मेजर्स आपको लेने हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनके लिए ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे पर्टिकुलर सुपरवाइजर्स या कॉम्पिटेंट पर्सन या सेफ्टी ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट करना, और उसके रिलेटेड जो भी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट की अगर जरूरत होती है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस एंड कंपेंसेशन। तो अभी हमने जो पहले बात की थी कि जो भी रजिस्टर्ड बिल्डिंग वर्कर्स होंगे तो उनको जो भी वेजेस फाइनलाइज है वो वेजेस के हिसाब से, या फिर अगर ओवर टाइम होता है तो डबल रेट के हिसाब से आपको यहाँ पे पेमेंट या वेजेस मिलने चाहिए। और उसके अलावा जो भी हमने अलग अलग बातें कही है कि अगर इंजुरी होती है, मेडिकल असिस्टेंस होता है, फर्स्ट एड की बात होती है, या फिर अगर कोई फीमेल बिल्डिंग वर्कर है उनको मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह, तो ये सभी बातें जो भी लीगल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी, या फिर अगर वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट के हिसाब से होगी, तो जो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी अच्छी तरह से वो सभी पेमेंट आपको एम्प्लॉयर के रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू यहाँ पे मिलने चाहिए। उसके अलावा है 46 जो है नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो यहाँ पे जो अलग अलग नोटिसेस की यहाँ पे प्रोविजन हो सकती है, तो एम्प्लॉयर यहाँ पे 30 डेज कम से कम यहाँ पे आपको ये नोटिस भेज सकता है, और यहाँ पे आपको पर्टिकुलर कॉज भी यहाँ पे देना होगा, या फिर इंस्पेक्टर को आपको बताना होगा कि आपने जो भी बात कही है वो प्रॉपर है या नहीं।
तो इसमें अगर नोटिस में अगर देखेंगे तो रिटर्न नोटिस में आपका नेम, सिचुएशन क्या थी पर्टिकुलर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में, या फिर वो क्या एग्जैक्टली कैरी हो रहा था, काम कैसे हो रहा था उसका, फिर जो भी पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व है उसका एड्रेस, उसके जो भी डिटेल्स है, फिर कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी यहाँ पे आपको अगर कुछ नंबर्स प्रोवाइड करने हैं तो वो, या फिर ईमेल, या फिर और कोई यहाँ पे मीडिया आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी फैसिलिटीज है यहाँ पे आपको दी गई है वो फैसिलिटीज के बारे में, या फिर जो अलग अलग अरेंजमेंट्स होती है, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लोसिव का स्टोरेज भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे अलग अलग जो स्टेजेस होते हैं कंस्ट्रक्शन के, तो वो एग्जैक्टली स्टेजेस यहाँ पे क्या चल रहे हैं, और जो अलग अलग पर्सन्स यहाँ पे पावर्स में है उनके नेम क्या है, उसके अलग अलग डेजिग्नेशंस क्या है, और फिर जो भी ड्यूरेशन होगा वो ड्यूरेशन भी एग्जैक्टली क्या है, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर मैटर यहाँ पे डिस्कस करना है तो वो भी यहाँ पे रिटर्न नोटिस में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये इंस्पेक्टर को आप ये पर्टिकुलर बातें बता सकते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है, एक्सपेक्टेड क्या था, और यहाँ पे अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है तो वो भी आप यहाँ नोटिस थ्रू कर सकते हैं। तो ये स्पेशल प्रोविजन थी। फिर है चैप्टर 10 जो है पेनाल्टीज और प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ पे यार अगर जो भी हमने लीगल बातें कही है, अगर सेफ्टी मेजर्स के बारे में बात की है, या फिर हेल्थ ओरिएंटेड बातें कही है, या फिर अगर कोई यहाँ पे ऑफेंस होता है या फिर कोई गुनाह यहाँ पे हो जाता है, तो ऐसे बारे में है यहाँ पे कुछ पेनाल्टी की प्रोविजन, और कुछ यहाँ पे ऑफेंसेस ओरिएंटेड या फिर जेल या इम्प्रिजनमेंट ओरिएंटेड कुछ प्रोविजंस। तो ये पेनाल्टीज की प्रोविजंस यहाँ पे 47 में बताई गई है, जो सेक्शन 40 के रेफरेंस थ्रू यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे ये कम से कम अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है सेफ्टी मेजर्स रिलेटेड, अगर कोई इश्यू हो जाता है, तो यहाँ पे आपको 2000 रुपए तक यहाँ पे पेनाल्टी हो सकती है। तो ये जो पेनाल्टीज है या फिर जो प्रोविजंस है ये टाइम टू टाइम अपडेट हो सकते हैं। जैसे कि अभी हम 96 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने मिनिमम 3 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट या फिर 2000 रुपीज पेनाल्टी, या फिर ये दोनों भी हो सकता है। तो ये और भी कंडीशन हो सकती है और एंड भी कंडीशन हो सकती है। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुआ था, वो कितना सीरियस है, उसके बेसिस पे ये डिसीजन हो पाता है कि आपको यहाँ पे जेल होनी चाहिए, या फिर आपको सिर्फ पेनाल्टी पेमेंट करना है, या फिर यहाँ पे दोनों भी बातें आपको करनी है। तो उस टाइम वो अप्रोप्रिएट ऑफिसर यहाँ पे उसका डिसीजन लेगा। फिर है सेक्शन 48 में जो है पेनाल्टी फॉर फेल्योर टू गिव नोटिस ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो अगर आपने कमेंसमेंट किया है और आपने उसका अगर नोटिस नहीं दिया है, या फिर जो आपको प्रोविजन करनी चाहिए थी वो अगर नहीं की है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। और ये जो इम्प्रिजनमेंट है ये भी 3 मंथ्स के लिए हो सकता है। और जो पेनाल्टीज है वो पेनाल्टी भी यहाँ पे 2000 रुपीज तक भी हो सकती है, या फिर ये दोनों भी केसेस होंगे। तो यहाँ पर भी सेम है, अगर आपने ये कमेंसमेंट का इश्यूज लीगली सॉल्व नहीं किया है तो आपके लिए भी ये 2000 रुपीज या 3 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट ये पेनल्टी हो सकती है। फिर 49 है पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर अगर इंस्पेक्टर की हमने पावर देखे थे कि इंस्पेक्टर कभी भी किसी भी टाइम कोई भी एक्टिविटीज को वो इंस्पेक्ट करने के लिए आ सकता है। तो अगर उसके ड्यूटीज में अगर आपने प्रॉब्लम किया है, या फिर कोई इंस्पेक्शन के दौरान उनको लगता है कि ये फैसिलिटीज मुझे देखनी है, अगर वो आपने नहीं दिखाई, या फिर अगर उनको रिकॉर्ड चेक करने वो रिकॉर्ड्स आपने नहीं दिखाए, या फिर अगर किसी के साथ इंटरेक्शन करके इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, कुछ एग्जामिनेशन करना है, तो उसके लिए अगर आपने उनको रोका, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे अगर जनरेट होता है, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे पेनाल्टी लग सकती है। अगर इंस्पेक्टर ने ये बात कही कि हमने ये पर्टिकुलर साइट पे ये पर्टिकुलर इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन या एग्जामिनेशन या इंक्वायरी के लिए हम गए थे, और वहां पे इन्होंने ये रोका है आपको, तो यहाँ पर भी आपको फिर से 2000 रुपए या 3 महीने की जो यहाँ पे पेनाल्टी की प्रोविजन है वो यहाँ पे हो सकती है। फिर है 50 पेनाल्टी फॉर अदर ऑफेंसेस। तो ये ऑब्स्ट्रक्शंस के अलावा अगर कहीं ऑफेंस होता है
तो उसके रिलेटेड यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे अगर डीजी लेवल का है यानी कि डायरेक्टर जनरल लेवल का है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे डिसीजन लेगा। चीफ इंस्पेक्टर का लेवल है तो वो भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकता है। या फिर अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज को मेंशन करनी चाहिए थी तो वो अगर नहीं दी है तो वो भी यहाँ पे ऐड करनी होगी। तो जो भी यहाँ पे बातें हैं तो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग प्रोविजन यहाँ पे हो सकती है। जैसे कि डायरेक्टर जनरल लेवल पे है, चीफ इंस्पेक्टर लेवल पे है, इंस्पेक्टर लेवल पे है, या फिर यहाँ पे सिविल कोर्ट के अंडर यहाँ पे कुछ जो प्रावधान है या फिर पावर्स है उसके अंडर भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये विटनेसेस क्या बताते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड क्या किए हैं, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुआ था, फिर यहाँ पे उसके रिलेटेड इंक्वायरी डिटेल में होगी और फिर उसके बेसिस पे यहाँ पे अलग अलग ऑफेंसेस के लिए अलग अलग पेनाल्टीज या इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे हो सकती है। स्पेशली यहाँ पे अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है कि एक सिंगल ही पर्सन डबल यहाँ पे पनिश नहीं होना चाहिए, इतनी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर है 51 अपील। तो अगर आपको लगता है कि ये जो ऑफेंसेस या फिर इन्होंने अगर जो भी प्रॉब्लम बताया है इंस्पेक्टर से अलग अलग लेवल से और ये मुझे मंजूर नहीं है तो आप अलग अलग लेवल पे आप यहाँ पे अपील बना सकते हैं। जैसे कि अगर पेनाल्टी आपको इम्पोज की गई, आपको नहीं देनी है, क्यों नहीं देनी है, उसके रीजंस क्या है, वैलिड रीजंस क्या है, तो आप डायरेक्टर जनरल या सेंट्रल गवर्नमेंट को बता सकते हैं। अगर ये चीफ इंस्पेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे होगी तो यहाँ पे आपकी जो इम्प्रिजनमेंट के बारे में बातें हो सकती है तो वो उनको भी आप बता सकते हैं और उसके बेसिस पे फिर डिटेल इंक्वायरी होके फिर आपको यहाँ पे डिसीजन मिल जाएगा। यहाँ पे जो 52 है वो है रिकवरी ऑफ पेनाल्टी, यानी कि जो भी आपने चीफ इंस्पेक्टर ने या इंस्पेक्टर ने या फिर डीजी ने जो भी डिसीजन लिया है तो उतनी पेनाल्टी उनको देनी ही होगी। अगर वो उस टाइम अगर नहीं दे पाते हैं तो उसके बाद में भी आपको उनका फॉलो अप लेके या फिर जो भी उस पे इंटरेस्ट बनता है उसके बेसिस पे भी आपको इनको रिकवरी करना जरूरी होता है। तो रिकवरी के लिए अगर ये अगर नहीं दे पाते हैं, नहीं दे रहे, तो उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे जब्ती कर सकते हैं और उसका सेल भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग पावर्स अलग अलग लेवल पे यहाँ पे उनको दिए गए। फिर है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। अगर कंपनी ने ही कुछ प्रॉब्लम किया है, जैसे कि यहाँ पे हमने सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर की बातें की है या फिर एक्सीडेंट्स की बात की है या फिर जो मेडिकल एक्सपेंसेस, मैटरनिटी बेनिफिट्स, क्रेचेस, अलग अलग जो भी बातें की, अगर ये इन्होंने प्रोवाइड नहीं की और जिसकी वजह से कुछ मेजर प्रॉब्लम हुआ है और उनकी वजह से यहाँ पे कंपनीज पे ही यहाँ पे गुना दाखिल हो सकता है। तो चाहे वो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर ने गुना दाखिल किया होगा या फिर थर्ड पर्सन ने किया होगा, लेकिन यहाँ पे जो फर्म होगी, जो भी इंडिविजुअल पर्सन होगा, जो ओनर भी हो सकता है, एम्प्लॉयर भी हो सकता है, तो उसको ही यहाँ पे अभी कंपनी एज अ क्लियर होगा। तो वो कंपनी का एक ही मतलब यहाँ पे होगा। तो उसका जो भी मेन डायरेक्टर होगा, पार्टनर होगा, तो उसको ये नोटिस दी जाएगी कि यहाँ पे ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है और इसके बेसिस पे उन्होंने जो बात दी है, एविडेंसेस दिए, डॉक्यूमेंट्स दिए, उसके बेसिस पे आपको ये गुनाह दाखिल हो जाता है। फिर है 54 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। तो यहाँ पर अगर कोर्ट ने बताया कि यहाँ पे ये पनिशेबल ऑफेंस है या फिर ये कंप्लेन जो है ये यहाँ पे एक्सेप्टेबल है या फिर उसको क्लियर करना चाहिए, तो जो भी होगा वो डिसीजन यहाँ पे राइटिंग में यहाँ पे दिया जाएगा और वो डिपेंड होगा डीजी लेवल पे या चीफ इंस्पेक्टर या फिर जो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होंगे या फिर अलग अलग यहाँ पे कोर्ट या ट्रेड यूनियंस हो सकते हैं, तो उनको भी ये बताना जरूरी होगा कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस ऐसा हुआ है और ये ऑफेंसेस रिलेटेड ये अभी पनिशमेंट या पेनाल्टीज की प्रोविजन हमने यहाँ पे फाइनलाइज की है। फिर है लिमिटेशंस ऑफ प्रोसिक्यूशंस। तो ये जो भी हमने कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस की बात की है तो इसके रिलेटेड 3 मंथ्स का जो पीरियड है ये डेट के अंदर ही आपको यहाँ पे काम करना होगा। अगर उसके बाद में अगर किसी ने ऑब्जेक्शन लिया है, कुछ प्रॉब्लम किया है, तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है, उसके बाद में वो सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो ये सब बातें थी पेनाल्टीज, ऑफेंसेस और उसकी प्रोसीजर रिलेटेड चैप्टर 10। चैप्टर 11 है मिसलेनियस, यानी कि जो भी यहाँ पे प्रावधान बताए हैं उसमें अगर ये इन्वॉल्व नहीं है
तो अलग से यहाँ पे मिसलेनियस में आप ऐड कर सकते हैं। और ये भी पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। तो ये अलग अलग जो हमने चेयरपर्सन की बात की, अलग अलग मेंबर्स की बात की, सेक्रेटरीज की बात की, अलग अलग बोर्ड्स के बारे में बात की, तो ये सभी लोगों को अलग अलग यहाँ पे पावर से कि आप दूसरे लोगों को भी ये पावर्स डेलीगेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड है कि वहां पे एक्टिविटीज कितनी है, वहां पे वर्कलोड कितना है, यहाँ पे सिवियरिटीज क्या है, और उसके बेसिस पे ये पावर्स डेलीगेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा है रिटर्न्स, यानी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगा टाइम टू टाइम या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ये रिटर्न्स के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे सकता है। 58 है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 8 ऑफ 1923 टू बिल्डिंग वर्कर्स। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, और उसमें फिर जो सेक्शन था 8, उसमें ये पर्टिकुलर बात कही गई थी कि अगर जो भी यहाँ पे ये बिल्डिंग वर्कर्स के लिए अगर प्रोविजन होती है तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। फिर है 59 प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन टेकन टू गुड फेथ। अगर यहाँ पे कोई ऐसी एक्शन ली जाती है कि जो गुड फेथ में है, वो पर्टिकुलर इंस्पेक्टर ने या डीजी ने, चीफ इंस्पेक्टर ने वो डिसीजन लिया है और उनको लगता है कि ये एग्जैक्टली लीगल बात नहीं है या फिर जो भी क्लियरली डिफाइन नहीं किया है, लेकिन ये अननोइंगली या फिर गुड फेथ में डिसीजन लिया गया है, तो वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स या बोर्ड्स या फिर जो भी कमिटीज हैं उनके मेंबर्स को ये बता सकते हैं, उनको भी ये डिस्कशन में लेके ये डिसीजन ले सकते हैं, और फिर जो भी बिल्डिंग वर्कर होगा या फिर जो एम्प्लॉयर होगा उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ये भी फैसिलिटीज इन्होंने यहाँ पर या फिर जो पावर है उनको दिया है। फिर है 61 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स या एप्रोप्रिएट बोर्ड्स या यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पे ये अलग अलग डायरेक्शन देगी कि आपके लेवल पे यानी कि स्टेट लेवल पे आपको यहाँ पे रूल्स बनाने चाहिए। तो वो रूल्स के बारे में यहाँ पे उन्होंने डायरेक्शंस दी है, और अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो अलग अलग यहाँ पे रूल्स बना सकती है, लेकिन उसका मेन रेफरेंस यहाँ पे ये 96 का एक्ट ही होगा जो स्पेशली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ओरिएंटेड। फिर है 62 जो रूल बनाने के लिए हमने जो अभी बात की थी, तो वो रूल बनाने के लिए यहाँ पे पावर्स दी गई है। उसमें अलग अलग सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी हो सकती है, स्टेट एडवाइजरी कमेटी हो सकती है, या फिर जो अलग अलग बोर्ड्स की हमने प्रावधान बताए हैं और उसके रिलेटेड जो अलग अलग फीस या अलाउंसेस के बारे में बात कही गई है, या फिर जो यहाँ पे पेनाल्टीज और कुछ अलग अलग प्रोसीजर या फिर सर्टिफिकेशन प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर्स, या फिर जो मैनेजमेंट में अगर आपको कुछ चेंज करना है उसमें इंटीमेशन करना है, या फिर बेनिफिशियरीज रिलेटेड आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर चेंज करना है, उसकी फैसिलिटीज के बारे में कुछ चेंजेस करने हैं, या फिर जो भी पर्टिकुलर सेक्रेटरी होगा बोर्ड का उसके बारे में अगर आपको कुछ यहाँ पे बात कहनी है, या फिर बेनिफिशियरीज ओरिएंटेड, या फिर जो अलग अलग सैलरीज होती है, अलाउंसेस होती है उसके बारे में, या फिर जो वैकेंसीज यहाँ पे क्रिएट होती है उसके बारे में, या फिर कोई कोई टर्म्स एंड कंडीशंस आपको यहाँ पे बतानी है, पर्टिकुलर लोन या एडवांसेस के बारे में आपको यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर बात बतानी है, फैसिलिटीज के बारे में, या फिर लोकल अथॉरिटीज को आपको एग्जैक्टली क्या क्या सबमिट करना है उसके बारे में आपको बात बतानी है। तो ये बहुत सारी बातें आप एज अ स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, और जो भी आपको यहाँ पे सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर ओरिएंटेड जो भी फैसिलिटीज बिल्डिंग वर्कर को आप प्रोवाइड करना चाहते हैं और प्रोवाइड करनी चाहिए, उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे रूल्स बनाना जरूरी है। तो ये पावर टू मेक रूल्स यहाँ पे 62 में बताया है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस में स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे जो रूल है वो यहाँ पे बना सकता है। फिर है 63 जो है सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज। तो यहाँ पे जो हमने सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन की एक्ट की बात कही थी, उसके अलावा जो भी यहाँ पे एक्ट्स और रूल्स जो स्पेशली सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर ओरिएंटेड अगर यहाँ पे कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं जो बिल्डिंग वर्कर के लिए बेनिफिशियल हो, तो वो भी लॉज यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं जो स्पेशली कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड होंगे। और फिर है रिपील एंड सेविंग। तो यहाँ पर ये जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, ये जो है थर्ड ऑर्डिनेंस जो था 1996 का,
तो वो यहाँ पे रिपील हो चुका है, और फिर यहाँ पे अभी जो 1 मार्च ओरिएंटेड है तो ये यहाँ पे लागू है। और इसके बाद में भी टाइम टू टाइम यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे नोटिसेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस या गैजेट पब्लिकेशन थ्रू गाइडलाइंस आ सकती है, और जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट होगी उसके बेसिस पे ही आपको ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ओरिएंटेड एक्ट जो है वो लागू करना होगा, और उसी हिसाब से आपको काम करना होगा। धन्यवाद।